क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है। A ball is thrown vertically upward. Velocity 100 meter per second. It will reach the ground after. एक बॉल को ऊपर फेंक दिया हमने कितनी वेलोसिटी से 100 मीटर पर सेकंड से। कितने समय के बाद वो वापस आएगी। तो देखते हैं भाई। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2u/g। 100 से फेंका, जी की वैल्यू 10, जीरो से जीरो कट गया, आंसर आ गया 20 सेकेंड। आंसर तो आ गया, लेकिन आपके मन में डाउट आ सकता है कि जी ये फॉर्मूला कैसे आया। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं भाई, जब ऊपर फेंकोगे तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लगाएंगे, ग्रेविटी काम कर रही है। और जब ऊपर पहुंच जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे तो v की वैल्यू जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू यू माइनस जी टी या u इज इक्वल टू जी टी। यहाँ से t की वैल्यू मिल गई मेरे को u/g। लेकिन अब दिमाग में आ रहा है कि जी यहाँ तो u/g आया है, हमने इस्तेमाल करा है 2u/g, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर जाने का समय है। जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही वापस आने में भी लगेगा। तो t1 ऊपर जाने का समय और t2 नीचे आने का समय। इसकी वैल्यू हो गई u/g। और टोटल टाइम अगर हम देखें तो वो होगा t1 प्लस t2, यानी कि u/g प्लस u/g। और ये हो गया जी हमारा 2u/g। तो आगे से किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, तो कितने समय के बाद वो वापस आएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 2u/g के बाद वापस आएगा। किसी एंगल पे फेंकते हैं, अगर ये सीधा वर्टिकली ऊपर नहीं फेंकते, किसी एंगल पे फेंकते हैं, एंगल है थीटा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2u sin θ/g। प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टडी करते हैं इसको, इसी में आएगा आगे चल के। अगर एंगल पे फेंकते हैं तो 2u sin θ/g, और अगर वर्टिकली अपवर्ड बिल्कुल ऊपर फेंकते हैं तो 2u/g। याद करने हैं, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे ये भी और ये भी। चलिए आगे चलते हैं। समझ आ गया बेटा। जी। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है। ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। फिर से एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक दिया गया vertically upward. Velocity at half of the maximum height is 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब वो आधी हाइट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, कितनी ऊंचाई तक वो जाएगा। आधी हाइट पे जाने में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हाईएस्ट पॉइंट कितनी हाइट तक वो जाएगा पता करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। तो इसमें भी अब यार टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, टाइम की जरूरत नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम जानते हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन, u सेकंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यूब लिख दिया गलती से मैंने, मिटा देते हैं उसको। हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस या फिर एच भी ले सकते हैं। भाई इन दोनों में टाइम है और टाइम का कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तो ये दोनों इस्तेमाल नहीं करेंगे, तीसरी इक्वेशन हम यूज करेंगे। अब ऊपर जा रहा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh भी ले सकते हैं। ऊपर जा रहा है तो माइनस, नीचे आ रहा है तो प्लस। इस क्वेश्चन में ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस लेंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब डायग्राम बना के थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये पूरी हाइट में मान लेता हूँ h, जो हमें फाइंड आउट करनी है, यही हमें पता करनी है। ठीक है।
यहां से हमने फेंक आउट कर, यू वेलोसिटी दे दी, मिड पॉइंट पे आया, ए से बी पे पहुंचा और बी से सी पे पहुंचा। बी पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ए से बी तक की हाइट है h/2, बी से सी तक की हाइट भी होगी h/2। ठीक है, सी पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है तो यहाँ ऑब्वियस है वेलोसिटी हो जाएगी 0। अच्छा, तो मैं ए से बी तक के लिए थर्ड इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा भाई v² = u² - 2gh। बी की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग, ये हो गया हमारा 10। इनिशियल, या मैं इसमें लगाऊं तो इनिशियल अननोन है, तो बेटर है मैं ए से बी ना लगा करके इसको बी से सी लगा देता हूँ, ज्यादा बेटर है। क्योंकि ए पॉइंट पे हमें वेलोसिटी नहीं पता, तो और हाइट भी नहीं पता, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। बी से सी के लिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ, तो बी से सी जब अप्लाई करूंगा फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल हो गई 10, जी की वैल्यू ले लेते हैं 10 और हाइट हो गई h/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मुझे h की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो गया जी हमारा 0 = 100 - 10h, और 10h = 100, यानी कि h = 10 मीटर। 10 मीटर आंसर है, चेक करते हैं भाई। 10 मीटर यानी कि थर्ड ऑप्शन। ये आया बेटा, समझ में नहीं आया? सर आया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, मास m1 m2 m3। मास को हिंदी में आप कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है, ऊपर से गिरा दिया गया, फॉल फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट की कंडीशन कह दी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा, एक ही पॉइंट से गिराया गया, सेम पॉइंट से इनको गिराया जा रहा है। ठीक है, सेम पॉइंट को, और तीन अलग अलग पाथ से आ रहा है ये, है ना। पाथ तीनों के अलग अलग है, रास्ते तीनों के अलग अलग। तो ग्राउंड पे जब ये पहुंचेंगे तो स्पीड का रेशो क्या होगा? स्पीड तीनों ऑब्जेक्ट का क्या रेशो रहेगा, देखिए करते हैं इसको। भाई जब ऊपर से कोई बॉडी नीचे आ रही है ना, तो वेलोसिटी के लिए हम थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, v² = 2g h। u तो तीनों के लिए 0 है, तो v² = 2gh, और v की वैल्यू हो गई √2gh। सेम पॉइंट से गिरा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हाइट भी दोनों तीनों की सेम हो गई, और जब हाइट सेम है तो वेलोसिटी भी सेम हो गई। मास पे डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी, मास पे डिपेंड नहीं करती, तो मास चाहे अलग है चाहे सेम है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो जब हाइट सेम है तो वेलोसिटी भी सेम आएगी, और जब वेलोसिटी सेम आएगी तो रेशो विल बी 1:1:1। थर्ड आंसर। ये बात समझ में आई बेटा? जी सर। वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ऐसा लिख सकते हैं हम। वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर बेटा? जी सर। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। A ball is thrown vertically upwards with speed u। एक बॉल को ऊपर फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड्स, स्पीड थी u। डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट टी सेकेंड्स, आखिरी टी सेकेंड्स में, अंतिम टी सेकेंड्स में ऊपर जाते हुए उसने कितनी दूरी तय करी, ये पता करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, कई जगह आया हुआ है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 73। 73। तो देखो, कितनी दूरी तय करी उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s = ut + ½ at²।
वर्टिकल मोशन है, ऊपर जा रहे हैं, तो एस की जगह हाइट लेंगे और हाइट के लिए हम लिखेंगे एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लिया? क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, जब ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव, नीचे आते हैं तो पॉजिटिव। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो जब ऊपर पहुंच गया होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, तो एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और फर्स्ट इक्वेशन देखें जरा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लगाएं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, तो u माइनस जी टी, और यहाँ से हम कह सकते हैं u की वैल्यू जी। ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में इस्तेमाल करूँ तो h इज इक्वल टू जी टी माइनस जी टी, यू की वैल्यू जी टी हो गई। अच्छा, और एक टी और है इक्वेशन में, तो इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये जी टी इंटू टी बन गया मेरा जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये सॉल्व होकर आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो आखिरी टी सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो हाफ जी टी स्क्वायर होगा। इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बहुत जगह पूछा गया है। आंसर चेक करते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन। समझ आ गया बेटा? जी। चलिए आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 74, ए स्टोन फॉल्स फ्रीली। फॉल्स फ्रीली, फिर याद दिला दूं, फॉल्स के केस में यू की वैल्यू जीरो हो जाती है। अच्छा जी, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकंड, आखिरी सेकंड में जो दूरी तय की गई, ठीक है, वो इक्वल है। किसके इक्वल है भाई? पहले 5 सेकंड में जो दूरी तय करी उसके इक्वल है। तो कितने समय तक के लिए पार्टिकल हवा में रहा? कितने सेकंड्स के लिए पार्टिकल हवा में रहा? ठीक है, मेन मेन डेटा फोकस करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकंड, आखिरी सेकंड में जो दूरी तय की गई और पहले 5 सेकंड में जो दूरी तय की गई, वो बराबर है, इक्वल है। अब हमें बताना है कितने समय के लिए पार्टिकल हवा में रहा। सॉल्व करते हैं भाई इसको, जो कहा है उसको अप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, पहले 5 सेकंड में जब ऊपर से गिराया गया तो यू की वैल्यू तो जीरो हो गई। डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 5 seconds is equal to distance travel in last second। ठीक है, पहले 5 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? हाफ जी इंटू 5 का स्क्वायर। यू की वैल्यू जीरो है इसलिए मैंने यूटी को नहीं लिया। और आखिरी सेकंड में क्या ट्रेवल करेगा? हाफ जी टू टी माइनस, हाफ जी टू टी माइनस वन। अच्छा, हो सकता है कि इसमें डाउट आए कुछ बच्चों को, तो मैं अलग से बता देता हूँ पूरी इक्वेशन लिख के भी। पहले 5 सेकंड के लिए हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और आखिरी सेकंड के लिए यू प्लस हाफ जी टू टी माइनस वन। यहाँ दोनों ही केसेस में यू की वैल्यू जीरो है, इसलिए मैंने अगले स्टेप में यू को नहीं कंसिडर किया, यहाँ भी और यहाँ भी यू की वैल्यू जीरो है। बस अब सॉल्व करते हैं। तो हाफ जी से तो हाफ जी कैंसिल हो गया, इधर बचा 5 का स्क्वायर 25, और इधर 2t माइनस 1। तो 2t इज इक्वल टू कितना हो गया? 25 + 1 यानी कि 26, और टाइम निकल के आ गया 13 सेकेंड्स। 13 seconds इज द आंसर। आंसर चेक करते हैं भाई, 13 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ आया बेटा? जी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ एक बॉल को फेंका जा रहा है। वेलोसिटी उसकी दे दी गई v नॉट। वो मैक्सिमम हाइट जो अटेन करती है, मैक्सिमम हाइट उसकी होती है h। अच्छा,
अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो ज्यादा ऊंचाई तक जाए, उसकी हाइट 3 गुना हो जाए, ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट, तो उसको ऑब्वियस है वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा वेग से फेंकना पड़ेगा। अब वेलोसिटी कितनी करते हैं ताकि हाइट 3 गुना हो जाए? वेलोसिटी को कितना करते हैं ताकि हाइट 3 गुना हो जाए? तो इसकी बात करते हैं भाई, देखिए। क्वेश्चन नंबर 75। इसके लिए आप याद कर सकते हैं बेटा, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब फिर दिमाग में आएगा ये कैसे आया, तो इसके लिए थर्ड इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद कर सकते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। जब कोई बॉडी ऊपर फेंकी जाती है तो हम जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंच जाएगी, तो एट हाईएस्ट पॉइंट v हो जाता है हमारा जीरो। याद कर लीजिए, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, या फिर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। और यहाँ से निकल करके आया h की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में मैं यूज करता हूँ। अब यहाँ देखिए, मुझे हाइट करनी है कितनी, 3 गुना। तो प्रोपोर्शनैलिटी से डायरेक्ट हो जाएगा, इसको 3 गुना करूँ तो इसको कितना करूँ, जाहिर सी बात है √3 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी स्क्वायर होके उधर आएगा। और अगर ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी से किसी को समझ में नहीं आ रहा तो डिटेल में कर सकते हैं। इससे मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा। h1 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर बाय जी, और h2 दूसरे केस के लिए, ये केस 1 हो गया और ये केस 2 हो गया। h2 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर बाय जी। सॉरी 2g है, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी में हम ऐसे दे सकते हैं। ये इक्वेशन 1 मान ली, ये इक्वेशन 2 मान ली। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। ये हो गया भाई h2 अपॉन h1, इधर हो गया u2 अपॉन u1 का स्क्वायर। या फिर हम कह सकते हैं u2 अपॉन u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये हो जाएगा u2 अपॉन u1 इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 का अंडर रूट। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि h1 हाइट 3 गुना करनी है, तो h1 अगर h है तो मुझे h2 को करना है 3h। अच्छा, u1 की वैल्यू v0 है और u2 की वैल्यू मुझे पता करनी है। तो u2 अपॉन v0 इधर हो गया भाई 3h अपॉन h, रूट ले लिया, h से h कैंसिल आउट हो गया। u2 अपॉन v0 इज इक्वल टू √3, या u2 हो गई √3 टाइम्स ऑफ v। प्रोपोर्शनैलिटी से डायरेक्ट आ रहा था, यहाँ थोड़ा सॉल्व करना पड़ गया, आंसर आ गया √3 टाइम्स। हाइट 3 गुना करनी है तो वेलोसिटी को √3 टाइम्स करना पड़ेगा। और आंसर चेक करते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, √3। समझ आया बेटा? जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउन ऑन अर्थ। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जाता है। और किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा दिया जाता है वर्टिकली डाउन ऑन अर्थ। अरे यहाँ फिर ध्यान देंगे, ड्रॉप की सिचुएशन है, तो ड्रॉप की सिचुएशन के लिए बता चुका हूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। गिराने पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक है। चेंज इन इट्स स्पीड आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए डिस्टेंस डी। जब जिस ऑब्जेक्ट को हमने गिराया तो वो गिरते गिरते कुछ दूरी तय करेगा, नीचे आएगा। जब वो डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड में चेंज कितना आएगा? ठीक है, ये हमें पता करना है। तो करते हैं भाई सॉल्व इसके।
क्वेश्चन नंबर 76। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल पता करनी है। डिस्टेंस डी दिया है, डिस्टेंस दिया है डी। तो थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ए की जगह हम रखेंगे g, नीचे गिर रहा है इसलिए पॉजिटिव, और s की जगह क्वेश्चन में हमें दिया है d। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2gd, या v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gd, या अंडर रूट ले ले तो v की वैल्यू आ गई 2gd का अंडर रूट, ये भी आ गया। चेंज इन वेलोसिटी हमें बताना है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि v2 माइनस v1, यानी कि v माइनस u, यानी कि अंडर रूट 2gd माइनस 0, यानी कि अंडर रूट 2gd। ये हमारा आंसर होगा। ये बात समझ आई बेटा? जी। जब भी चेंज निकालना है किसी क्वांटिटी में, तो क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। चलिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आंसर चेक करते हैं। अंडर रूट 2gd यानी कि सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 77, रेशो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवर्स्ड। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ट्रेवर्स्ड का मतलब बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता। ट्रेवर्स या ट्रेवल एक ही बात है। कितनी दूरी तय करी, रेशो बताना है। रेशो ऑफ डिस्टेंसेस traveled in successive intervals of time by a body falling from rest। अच्छा, किसी बॉडी को रेस्ट से स्टार्ट किया गया, ठीक है। फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब ऊपर से गिराया गया है, और रेस्ट से मोशन स्टार्ट हुआ, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब वो सक्सेसिव टाइम इंटरवल में, सक्सेसिव का मतलब बराबर टाइम इंटरवल ले लिए जाएं जो समय अंतराल एक के बाद आ रहे हैं, यानी कि आप चाहे तो इसको 1 सेकंड ले सकते हैं, 1 मिनट ले सकते हैं, 1 घंटा ले सकते हैं, 1 दिन ले सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन जो भी आप लेंगे वो सारे बराबर लेंगे। कहने का मतलब मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 77, कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरा दी गई। आप चाहे तो ऊपर से नीचे की बजाय हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सीधी रेखा में ले सकते हैं, तब भी रिजल्ट सेम ही आएंगे। आप सीधा चलिए, चाहे ऊपर से नीचे गिरा दीजिए। ऊपर से नीचे गिरा दिया गया, जब गिराया जा रहा है तो इनिशियल 0, यहाँ लेना चाहता है यहाँ ले लीजिए, यहाँ भी इनिशियल 0। अच्छा, ऊपर से नीचे गिराने पे ग्रेविटी काम करती है, एक्सीलरेशन का मान होगा g। ठीक है, यहाँ भी आप ले सकते हैं चाहे तो a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बॉडी ए से बी गई, बी से सी गई, सी से डी गई। अच्छा, ए से बी जाने में उसने लिया 1 सेकेंड, बी से सी जाने में भी लिया 1 सेकेंड, सी से डी जाने में भी लिया 1 सेकेंड। ये है सक्सेसिव का मतलब, यानी कि पहले 1 सेकेंड में कुछ दूरी तय करी, मान लेते हैं S1। दूसरे 1 सेकेंड में कुछ दूरी तय करी, मान लेते हैं S2। तीसरे 1 सेकेंड में कुछ दूरी तय करी, मान लेते हैं S3। तो हमें S1, S2 और S3 का रेशो चाहिए, इनका अनुपात चाहिए। ऊपर से गिरा रहे हैं तब भी यही सिचुएशन है। ऊपर से चलना शुरू किया, बॉडी ए से बी पे पहुंच गई, बी से सी पे पहुंच गई, सी से डी पे पहुंच गई, ठीक है। तो यहाँ ए से बी तक आने में उसने समय लगाया 1 सेकेंड, बी से सी तक लगाने आने में 1 सेकेंड, सी से डी तक आने में 1 सेकेंड। यहाँ दूरी तय हुई H1, यहाँ दूरी तय हुई H2। वर्टिकल है इसकी हाइट ले रहे हैं H1, H2, H3। तो हमें बताना है इनका अनुपात क्या होगा, H1, H2 और H3 का रेशो क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, मतलब आप कैसे भी देख सकते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। अच्छा, जरूरी नहीं है बेटा आप कभी फंस जाए इसमें, 1 सेकेंड ही लेना है। सक्सेसिव टाइम इंटरवल आप कुछ भी ले सकते हैं। आपका मन नहीं कर रहा है 1 सेकेंड, आप 1 मिनट ले लीजिए, फिर 1 मिनट, फिर अगला 1 और मिनट। आप 1 घंटा ले सकते हैं, ठीक है। 1 आवर, फिर 1 आवर, फिर 1 आवर। टाइम इंटरवल इक्वल होने चाहिए।
चाहे आप इसको सेकंड ना लेकर के, मिनट ना लेकर के, आवर ना ले, तो आप इसको टी नॉट ले लीजिए। पहले टी नॉट समय में H1 दूरी तय करी, फिर टी नॉट समय में H2 दूरी तय करी, फिर टी नॉट समय में H3 दूरी तय करी। तो इनका रेशो क्या होगा? कहने का मतलब समय अंतराल जो होगा, टाइम इंटरवल जो होगा, वो इक्वल होना चाहिए। इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, उसका रेशो क्या होगा, उसका अनुपात क्या होगा, ये हमें पता करना है ना। मैं क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाता हूँ जानबूझ के, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। तो क्वेश्चन को समझाने में टाइम ज्यादा लगता है, सॉल्व करने में उतना समय नहीं लगता है। तो क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाएगा तो आगे आप फंसेंगे, ध्यान रखिएगा। तो समय जो है वो बराबर होना चाहिए, टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस भी ट्रेवल होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस भी ट्रेवल होता है। ये डिपेंड करता है कि मोशन किस टाइप का है। अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। वहां पे कोई एक्सीलरेशन नहीं है, वहां पे कोई रिटार्डेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तब कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, समान गति। लेकिन अगर एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसकी वैल्यू भी बदलती जाएगी। आप कम वेलोसिटी से चलेंगे तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ज्यादा वेलोसिटी से चलेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। जब आपने जर्नी स्टार्ट की, चलना शुरू किया, तो ऑब्वियस है अभी कम समय के लिए आप चले हैं तो आपकी वेलोसिटी कम होगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल भी कम होगा। फिर थोड़ी देर चलने के बाद जब आप स्पीड बढ़ाते ही जा रहे हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन लग रहा है तो स्पीड बढ़ रही है, और स्पीड जब बढ़ती जा रही है तो जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया वो भी बढ़ जाएगा। फिर और वेलोसिटी बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ये बढ़ते हुए क्रम में आएगा, रिटार्डेशन होगा तो घटते हुए क्रम में आएगा। यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हर बार इक्वल डिस्टेंस आएगा। यहाँ एक्सीलरेशन लग रहा है, ठीक है। अब क्योंकि एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें इक्वेशन बना करके फिर सॉल्व करेंगे। पहले ए से बी तक की बात करते हैं। ए से बी तक की जब हम बात करें तो भाई देखिए, H1 = U × 1। एक सेकेंड लेके चल रहा हूँ मैं। U × 1 प्लस हाफ इंटू जी इंटू 1 का स्क्वायर। U की वैल्यू 0 है तो ये हो गया मेरा हाफ जी, ठीक है। अच्छा, अब फिर वही बात, बी से सी तक मैं जब जा रहा हूँ तो मैं मोशन स्टडी नहीं कर सकता, क्योंकि बी पॉइंट की वेलोसिटी मुझे पता नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो मैं क्या करूँ, बी से सी का स्टडी नहीं करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, ए से सी का मोशन स्टडी करेंगे। और जब ए से सी का हम मोशन स्टडी करेंगे तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल H1 + H2 हो जाएगा। ए से बी तक H1 और बी से सी तक H2, तो टोटल हो गया H1 + H2। अच्छा, U इंटू टाइम लूंगा मैं 2 सेकंड। दो क्यों लिया, ए से बी तक 1 सेकंड लगा और बी से सी तक फिर 1 सेकंड लगा, तो टोटल 2 सेकंड लगे, इसलिए मैंने 2 लिया। फिर हाफ इंटू जी इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। यू की वैल्यू तो 0 है भाई, तो फर्स्ट पार्ट तो खत्म। ये हो जाएगा हाफ जी इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4/2g। और 4/2g को मैं लिख सकता हूँ 2g, ठीक। अब मैं इसी तरह से सी से डी तक का मोशन स्टडी नहीं कर सकता, क्यों, सी पॉइंट पे मेरे पास वेलोसिटी नहीं है। अब सी पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं है तो मैं क्या करूँ समझदारी इसमें, मैं ए से डी तक का मोशन स्टडी करूंगा। और ए से डी तक का जब मोशन लूंगा तो पहले H1 चला, फिर H2 चला, फिर H3 चला, तो टोटल कितना चला, H1 + H2 + H3। और ए से बी तक 1 सेकंड, बी से सी तक फिर 1 सेकंड, और सी से डी तक फिर 1 सेकंड, तो टोटल टाइम हो गया 3 सेकंड। तो मैं लिखूंगा U × 3 प्लस हाफ इंटू जी इंटू 3 का स्क्वायर। यू की वैल्यू 0 है, इसलिए पहला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9/2g। ये मेरे पास 3 इक्वेशन मिली, जिसमें मुझे H1 की वैल्यू है, मेरे पास H1 + H2 की वैल्यू है, H1 + H2 + H3 की वैल्यू है, लेकिन H2 H3 की इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं है मेरे पास। तो H2 H3 निकालने के लिए मैं क्या करूं, दूसरी इक्वेशन में से पहली को माइनस कर दूं तो मुझे H2 मिल जाएगा, और तीसरी में से दूसरी को माइनस कर दूं तो मुझे H3 मिल जाएगा। इस तरीके से मुझे काम इसमें करना होता। तो देखिए चलिए भाई, अब मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूं, तो भैया जब मैं माइनस करूंगा
तो ये H1 कैंसिल हो जाएगा और H2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ये आएगी 2G-1/2G, दो में से आधा गया बटा डेढ़, डेढ़ मतलब 3/2G। ये आ गई इक्वेशन 4। इसी तरह से मैं थर्ड इक्वेशन में से जब सेकंड को माइनस करूंगा तो H1 H2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा H3। H3 की वैल्यू आएगी 9/2G। 9/2 का मतलब 9 का आधा 4.5, 4.5 में से 2 गया तो बचा ढाई, ढाई मतलब 5/2G। ये मुझे वैल्यू मिल गई H3 की। तो मुझे H1 की वैल्यू मिल गई, H2 की मिल गई, H3 की मिल गई। अब मैं रेशो निकाल सकता हूँ, है ना। तो H1 मेरा निकल करके आया 1/2G। H2 निकल करके आया 3/2G। H3 निकल करके आया 5/2G। अब मैं इनका रेशो निकाल सकता हूँ। तो H1:H2:H3। ये हो गया भैया 1/2G:3/2G:5/2G। ठीक है, जी से जी कैंसिल आउट हो गए, टू से टू कैंसिल आउट हो गए, रेशो आया 1:3:5। ये मेरा आंसर होगा, 1:3:5। और आगे चलेंगे तो फिर वो 7, 9, 11 इस तरह से चलेगा। तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार मेडिकल इंजीनियरिंग में घुमा घुमा के पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये आपको आना ही चाहिए। अच्छा, अब हो सकता है क्वेश्चन अच्छा था, आपको समझ ना आया हो या कुछ कम समझ में आया हो, तो आप इसको रिवाइज करिएगा। नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में आपको फिर से इसको समझा दूंगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे के लिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये तो मुझे समझाना था इसलिए मैंने सॉल्व करके पूरा डिटेल में आपको समझा दिया, लेकिन इस क्वेश्चन को आगे के लिए डिटेल में कर सकते हैं, है ना। ये एक लॉ पे बेस्ड है जिसको हम बोलते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। इस लॉ को हम कहते हैं गैलीलियो लॉ। गैलीलियो ने एक लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये क्या कहता है लॉ, कि कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल जब ट्रेवल करता है, जब गति करता है, मोशन करता है, चलता है, तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्रारंभिक वेग का मान 0 है, और उस पर लगने वाला एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा, उनका रेशो हमेशा ऑड नंबर की फॉर्म में आएगा। ठीक है, ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से आएगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं। बस कंडीशन चेक कर लीजिएगा कि जिस भी बॉडी की आप बात कर रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो बराबर समय में जो दूरी वो तय करेगा उसका अनुपात हमेशा ऑड नंबर में ही आएगा। इसको हम कहते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता था, लेकिन समझाने के पर्पज से मैंने आपको डिटेल में सॉल्व करके दिखा दिया, तो एक तरह से मैंने इसको प्रूव करके आपको दिखा दिया। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, लेकिन कंडीशन पहले चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यही है। ये समझ आया बेटा? जी। चलिए, इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।